अच्छा, अरसलान सिद्दीकी तो बहुत खुश होंगे, लेकिन आई वंडर कि इनके पेरेंट्स भी इस जीत पे उतने ही खुश होंगे। ऑफ कोर्स खुश होंगे, खास तौर पे जब देख रहे हो कि बच्चा जुनूनी हो चुका है किसी गेम के पीछे और फाइनली उसका कोई अच्छा रिजल्ट आ जाता है कि एक्चुअली अगर वो इतना क्रेजी था अबाउट समथिंग तो ही वाज एट द टॉप ऑफ द गेम, वो बेस्ट था पूरी दुनिया में और फिर पैसे भी आप जीत रहे हैं। मेरे घर में आजकल जो है ना, मेरी बहन के बच्चे वगैरह आए हुए हैं, तो एक हर रोज की जंग है मेरी और उनकी कि वो बच्चे सारा दिन फोर्टनाइट खेलते हैं। हर घर की कहानी। एवरी टाइम जब मैं घर जाऊं, मैं घर से बाहर आऊं, मैं सोऊं, मैं उठूं, वो मैं उन्हें कहता हूं बाहर चलो, कहीं चलते हैं, कहीं सैर करने चलते हैं। नहीं मामू, वी डोंट वांट टू गो। दैट इज़ ट्रू। अभी मैं इस्लामाबाद गई हुई थी, आपको पता मेरी एक फैमिली रियूनियन चल रही थी, तो सारे माशाल्लाह जो 9 बच्चे इकट्ठे हुए थे, एवरीबडी हैड देयर आईपैड्स, एवरीबडी वाज प्लेइंग फोर्टनाइट। और फिर मैंने ज़रा फोर्टनाइट के ऊपर पढ़ा, मैंने कहा ज़रा देखूं तो सही कि ये गेम बच्चों के लिए ठीक भी है कि नहीं है। दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल बच्चों को नहीं खिलानी चाहिए, वैसी एडिक्शन हो जाती है किसी चीज़ की, बट यू आर वेरी राइट, उस चीज़ से बच्चों को हिलाना वाज लाइक अ मिशन कि भाई छोड़ो अच्छा, अपना आई वाज फीलिंग रियली लेफ्ट आउट ना कि भाई क्या हो रहा है जिंदगी में, ये लोग तो खेले जा रहे हैं और मुझे कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। तो मैंने सोचा मैंने सोचा कि मैं भी जरा इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करूं। मैंने उनसे कहा भी कि अच्छा जरा मुझे बताओ ये कैसे तुम्हारे कंट्रोल्स काम करते हैं, तो नहीं समझ आया। आगे चलते हैं, मेरा ख्याल है कि हम अपनी खबरों पे ही रहते हैं, जो चीज़ हमको समझ आती है उसी पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जिस तरह हमने स्टार्ट भी किया, आपको ज़रा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह करें कि वहाँ क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, पाकिस्तान क्या सोच रहा है, दुनिया के क्या तासुरात हैं, ये आपको बताते हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान के हाथों सफारती शिकस्त के बाद भारतीय हुकूमत हद से गुजर गई, मकबूजा कश्मीर का मसला हल करने के बजाय नया मसला बना दिया है। मकबूजा कश्मीर के 2 टुकड़े जो हैं वो करके दोनों हिस्सों को भारतीय यूनियन का इलाका करार दे दिया गया। अपनी पार्लिमान, अदालतों और शहरियों की भी ना सुनी। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की हैसियत बदलने का जायज़ा ले रहे हैं और भारत इसे अंदरूनी मामला करार दे रहा है। अमेरिका ने मकबूजा कश्मीर में गिरफ्तारियों पर तशवीश जाहिर की है। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने और कश्मीरियों पर तशद्दुद के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर तैयब अर्दोआन और मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद को टेलीफोन भी किया। इमरान खान का कहना था कि भारतीय इक़दाम खत्ते का अमन और सलामती तबाह कर देगा। ये इक़दाम सलामती काउंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपना रद्द अमल सोच समझ कर देगा। आज सियासी क़यादत भी बैठेगी और अस्करी भी। कश्मीर की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज तलब किया गया है 11 बजे। कश्मीरियों से अब कोई उम्मीद नहीं रही। वो तबका जो माजी में उनको तायद दिया करते थे, आज तो वो भी उनसे अलहदगी अख्तियार कर गए हैं और आज तो वो भी जेलों में बंद हैं। हम OIC के साथ, UN के साथ, दीगर जो दोस्त ममालिक हैं, जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, हम उनसे राब्ते करेंगे। जेनोसाइड का खतरा है, जो फ्रीडम मूवमेंट है वहाँ उससे ज्यादा जोर पकड़ेगी। उधर अपोजिशन भी इस मामले पर पूरी तरह हुकूमत के साथ खड़ी है और भारत के अज़ाइम बेनकाब कर रही है। अपोजिशन अगर आज एक पेज पे आना चाहती है तो सिर्फ कश्मीरियों के हक के लिए, हक के खुद इरादत के लिए, हम पूरी कौम को ये अपील करते हैं कि हमें मिलकर हमें इस दुश्मन का मुकाबला करना है। जो बुचर ऑफ गुजरात था वो अब बुचर ऑफ कश्मीर बन रहा है। पाकिस्तान को, हर पाकिस्तानी को उसके कश्मीरियों के लिए आवाज बुलंद करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी बनाए कश्मीर की वजह से। और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स की मीटिंग भी आज होगी, जिसमें LOC समेत मौजूदा हालात का जायज़ा भी लिया जाएगा। भारत में मकबूजा वादी को सही मायनों में फ़ौजी छावनी बना दिया है और हुर्रियत क़यादत के साथ साथ अब साबिक़ वज़राए आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। महबूबा मुफ्ती भी अब कह उठी हैं कि 1947 में पाकिस्तान के बजाय भारत के साथ इल्हाक़ का फ़ैसला गलत था। और इसी पे हम बात करते हैं, हमारे साथ मुताद्दिद मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब की अहलिया मिशाल मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मिशाल साहिबा। हम आपका दुख, आपकी तकलीफ भी समझ सकते हैं और ज़ाहिर दुआ गो भी हैं कि ये मसला हल हो, क्योंकि आपको पूरी कौम का भी दर्द है और आपके ज़ाहिर शोहर के भी कोई ख़बर नहीं है ख़ास। आप ये बताइएगा कि मकबूजा कश्मीर की आइनी हैसियत बदल रही है, हज़ारों की तादाद में मज़ीद फ़ौजी भेज दिए गए हैं, मज़ालिम की तो क्या ही बात करें, इंतहा है।
भारत क्या करना चाहता है? इन्होंने जम्मू में 1947 में यही आरएसएस की जो गुंडे थे, इन्होंने 5 लाख मुसलमानों को जो स्लॉटर किया, और जिस तरीके से वो हिस्ट्री में एक बहुत ही घिनौना चैप्टर है, कॉस्मेटिकली चेंज की वहाँ की पॉपुलेशन और वहाँ पे हिंदुओं को सेटल किया और एक रीजन ऑफ टेम्पल्स बना दिया, वही चीज़ ये उन्हीं के मोदी जो फॉलोअर हैं ये वही इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और ये इन्होंने अपनी इंटेंशंस खुल के दोनों जो इनकी इलेक्शन कैंपेन्स हुई थी, पिछली दफ़ा भी जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे और इस दफ़ा भी, उसमें खुल के इन्होंने कहा था कि एब्रोगेट करेंगे आर्टिकल 370। तो वो इन्होंने अपनी तरह से इलीगल मैनर में किया तो है, मगर जो हमारी कौम जो उसका सेंटिमेंट है, जो उनकी जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो स्ट्रगल है, वो इन हरबों से क्रश नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं इंडियंस को सेटल करते जाएंगे और वहाँ पे गांव के गांव खाली करा रहे हैं वैसे भी मकबूजा जम्मू कश्मीर में, उनको एलओसी के करीब शिफ्ट कर रहे हैं, कश्मीरियों को एक्सक्यूज़ लेते हैं वो मिलिटेंट सर्च ऑपरेशंस का, तो अगर ये करेंगे तो ये तो बहुत ही ख़तरे की घंटी है कि अगर पूरे इंडिया को यहाँ के ज़मीन ले लें, जो भी बची कुची हमारी ज़मीन रह गई है, क्योंकि ज़्यादातर तो इंडियन आर्मी ने कब्ज़ा किया हुआ है उसके ऊपर, पहाड़ों पे भी उन्हीं का कब्ज़ा है, हर जगह उनका ही कब्ज़ा है, मगर जो बची कुची जो ज़मीन है वो भी हमारे पैरों से विशाल, बड़ी अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ एविडेंट और इनका मकसद भी यही है कि पूरा डेमोग्राफिक जो है वो बदला जाए। कश्मीर इंडिया में बीइंग द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, ऑब्वियसली उसको अगर आप इम्बेलेंस इस तरह कर देंगे तो उसका फ़र्क बहुत पड़ेगा, असर बहुत होगा। इस वक्त मिसाल बताइएगा, यासीन मलिक समेत सभी असीर कश्मीरी रहनुमाओं की सेहत और सलामती हमारे लिए इंतहाई अहम है। आपको कोई इतलात मिल रही हैं, क्या सलूक किया जा रहा है इन लोगों के साथ? देखिए, इतलात तो अच्छी नहीं है नेचुरली, क्योंकि उनको यासीन मलिक साहब को तिहाड़ डेथ सेल में इस वक्त रखा हुआ है, 4.5 महीने हो गए कैद तन्हाई में। 5 बाय 7 फीट का वो जो है डेथ सेल है, उसके अंदर एक ओपन टॉयलेट है और उनको जिस तरीके से अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा हुआ है, उनका कोई चेकअप नहीं हो रहा। वो हार्ट के सीरियस पेशेंट हैं, उनका मेटालिक वैल्व है जो उन पे काफ़ी साल पहले जो उन पे टॉर्चर्स हुए थे प्रिजन के अंदर, तो वो लाइफ सेविंग ड्रग्स पर हैं। किडनीज़ में उनके स्टोन्स हैं, आंखों में उनके ब्लड क्लॉट्स हो गए, हर वक्त फ्लड लाइट्स ऑन होती हैं और वो सो नहीं सकते उस पिंजरे के अंदर, और उनको सिर्फ 10 मिनट की इजाज़त दी जाती है निकलने की। और यही हालत है, जितनी भी हमारी लीडरशिप है उनको नज़रबंद किया हुआ है, उनको कैद में रखा हुआ है, मगर यासीन साहब के साथ सबसे ब्रूटल सलूक किया जा रहा है लीडरशिप के अंदर। मैं अपील करती हूँ आपके चैनल के थ्रू भी कि उनकी रिहा होने के लिए एक तो दुआ भी करें उनकी सेहतयाबी के लिए, कि उनको हॉस्पिटलाइज़ किया जाए, और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करती हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वहाँ पे मेरे हस्बैंड यासीन मलिक का जो है वो केस लेके जाया जाए एज ए राइट्स जो है पॉलिटिकल प्रिजनर के, और जो भी ग्लोबल वो हैं उनसे भी मैं अपील करती हूँ। अच्छा, इस मामले में तो आप चाहती हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आवाज़ उठाए, ज़ाहिर है उठानी भी चाहिए, दुआएं भी आपके साथ हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में बतौर एक कश्मीरी रहनुमा आप अदरवाइज़ पाकिस्तान से क्या चाहती हैं? अब ये जो सूरत हाल डेवलप हुई है कश्मीरियों की आवाज़ को रिप्रेजेंट करते हुए, व्हाट डू यू वांट पाकिस्तान क्या करे इस सिचुएशन में? मेरी बहुत अर्जेंट अपील है पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के सारे इदारों से कि, और सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ को मेरा यही मैसेज है कि कश्मीर की आवाज़ बने, जिसका जितनी आवाज़ बन सकती है, जो भी उनके पास हुनर है, टैलेंट है, आवाज़ है, ईमेल है, सोशल मीडिया है, लेटर्स लिखें यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को, ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को, और उनको बताएं कि कितनी बड़ी वायलेशन हिंदुस्तान कर रहा है 370 आर्टिकल को जो उन्होंने हटा दिया है। ये एक जंग से बढ़ के जंग है इस वक्त जो उन्होंने छेड़ दी है, एक जेनोसाइड होगी एक कौम पे। जंगें भी हुई हैं दुनिया भर में, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, मगर जंगें होती हैं जब 2 आर्मीज़ टकराएं एक दूसरे से। ये नहीं होता कि एक पूरा कौम ही निहत्ती है और दूसरी फुली आर्म्ड उनके ऊपर लाखों की तादाद में तैनात हो जाए। तो ये किस किस्म का मुकाबला है, कैसी जंग है, इसका एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री में नहीं दिया जा सकता। तो उनकी आवाज़ बने, और पाकिस्तान की जो मैं फ़ॉरेन ऑफिस गवर्नमेंट सबको मैं यही कहूँगी कि हंगामी तौर पर इजलास तलब कर सिक्योरिटी काउंसिल का यूनाइटेड नेशंस के अंदर, क्योंकि ये एक्ट ऑफ वॉर है जो उन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया है। एलओसी पे जो कर रहे हैं, जो पूरी जेनोसाइड वो कर रहे हैं, ये हंगामी इजलास इस पे करने के लिए इनको बहुत लॉबिंग करनी पड़ेगी, और जितने ममालिक इस वक्त आवाज़ उठा रहे हैं खुसूसन अमेरिका, उनको इंगेज किया जाए कि वो हिंदुस्तान पे प्रेशर डालें और हंगामी इजलास हो। और सेकेंडली मैं पाकिस्तान से अपील करूँगी, हुकूमत से भी करूँगी
कि आप सीट है इनकी ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर, और वो मेरे हस्बैंड का केस यहाँ पे लेके जाएं, उनको रिहा किया जाए, उनको फ़ौरन हॉस्पिटलाइज किया जाए, उनकी जान ख़तरे में है। और जितने भी कैदी हैं इस वक्त, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं कश्मीरी, हज़ारों की तादाद में हिंदुस्तान की जेलों में हैं, उन सब को रिहा किया जाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर की जेलों में हैं, उनको रिहा करके उनका जो बर्थ राइट है वो हक़ उनको दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और बड़े पीसफुली, बड़े तहम्मुल तरीके से आपने बड़ी ही पेनफुल किस्म की सिचुएशन जो है वो एक्सप्लेन किया। हमारे साथ मिशाल मलिक थी। मज़ीद इस पर बात करते हैं और ज़रा समझने की कोशिश करें, जिस आर्टिकल का बार बार जिक्र हो रहा है वो एकदम से कैसे इन्फोर्स हो सकता है। आर्टिकल 370 इन्फोर्स किया गया है और बकौल मिशाल मलिक इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। माहिर बैनुल अक़वामी कानून अहमद बिलाल सूफ़ी हमारे साथ हैं, उनसे ही ये बात पूछते हैं। सूफ़ी साहब, भारत ने यकतरफा तौर पर मकबूजा कश्मीर का स्टेटस बदलने की कोशिश की है और बहुत एहतजाज भी हो रहा है इस बात पे, लेकिन एक मुतनाज़े इलाके के लिए ऐसा कैसे मुमकिन है कि बैठे बैठे आप एक आर्टिकल जिसने उसको एक सम वॉट प्रोटेक्शन दी हुई है वो आप रिवोक कर दें? ये मुमकिन नहीं है जी, और ये गैर कानूनी है, और बैनुल अक़वामी कानून के नीचे भी ये अनलॉफुल एक्ट है। लेकिन बैनुल अक़वामी कानून को तो छोड़िए, जो इंडिया का अपना आइन है और इंडिया के आइन की अपनी जूरिस्प्रूडेंस है आर्टिकल 370 पर, ये उसके भी ख़िलाफ़ एक्शन इंडिया ने किया है। क्योंकि जो इंडिया का आइन है वो तो बड़ा वाज़ेह है और उसमें आर्टिकल 370 में लिखा हुआ है कि अगर तब्दीली लानी है तो वो तब्दीली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ही ला सकती है। अब चूँकि कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जिस ज़माने में बनी थी वो मतरूक हो गई है, दोबारा बैठ नहीं सकती, तो लिहाजा ये आइन, ये आर्टिकल परमानेंट हो गया है, चाहे ये उन चैप्टर में हो जिसको हम जिसका टाइटल है टेम्परेरी प्रोविजंस। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी कह रहा है। यही बात, यही फॉर्मुलेशन, यही इंटरप्रिटेशन जो है जम्मू एंड कश्मीर के जो हाई कोर्ट हैं उन्होंने भी यही जजमेंट्स दी हैं 2015 में। उस पर इनफैक्ट मैंने लिखा भी था कि आर्टिकल 370 जो है ये परमानेंट कैरेक्टर रखता है, तो इसको तब्दील करने की एफर्ट करना इंडिया के अपने आइन की खिलाफ वर्जी है। ये बताइएगा अहमद साहब के भारतीय हुकूमत की जानिब से ये सब कुछ जो किया गया है, किए जाने के बाद भारत के अंदर से भी ज़ाहिर है कुछ आवाज़ आ रही है, मुखालफत में भी आवाज़ें उठी हैं। क्या भारतीय अदालतें या अपोजिशन चाहे तो इस इक़दाम को बदलवा सकती है या ऐसा कोई रास्ता नहीं है अब? जी मेरा ख्याल है ऐसा रास्ता है, क्योंकि एक रास्ता तो ये है कि इसको दोबारा डिबेट के लिए लाया जाए, इसकी अमेंडमेंट, इसकी रिपील की अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की जाए कुछ अर्से बाद, और इस पर यह बात सामने लाई जाए कि ये मैन्यूवरिंग है कि एक दिन में एक डॉक्यूमेंट पेश होता है और उसको फिर आप उसको पास करते हैं इतनी जल्दी से, उस पर उस लेवल की बहस ही नहीं हो पा रही, क्योंकि ये इतना हिस्टोरिक तनाज़ा है जो 70 साल से इंडिया पाकिस्तान के माबैन है। एक अमेंडमेंट है जो इंडियन आइन में जिस पे बहुत दफ़ा लिखा गया, जो कई जजमेंट्स का सब्जेक्ट मैटर बनी, और उन वो जो इंटरप्रिटेशंस हैं उनको यकलख्त एक ही दिन में ख़त्म करना जो है ये इंतहाई गैर मामूली कदम है। तो मेरा ख़्याल है इस पर जो अगर अपोजिशन पार्टीज़ थोड़ा सा आगे चलकर इसको कैंसिल करने, इसको रिपील करने के अमल को दोहरा सकती हैं, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है और इस हाई कोर्ट्स हैं वहाँ भी इस मैटर को रेज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये दर हकीकत उनका कंटेम्प्ट भी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप इस आर्टिकल को नहीं छेड़ सकते, या जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इस आर्टिकल को नहीं छेड़ सकते, और आप छेड़ते हैं तो आप बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर रहे हैं इंडियन हाई कोर्ट की और इंडियन सुप्रीम कोर्ट की। सो मेरा ख्याल है कि एक रास्ता उनके पास ये भी होगा कि इस मामले को दे जाएं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में या इंडियन सुप्रीम कोर्ट में। और आपको याद होगा कि इंडियन सुप्रीम ये मैटर पेंडिंग भी है। राइट, सूफी साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान कश्मीरियों का हक इस तरह गसब होते हुए तो ऑब्वियसली नहीं देख सकता, बड़ा मुश्किल है। हम कानूनी तौर पर इस सिलसिले में कुछ कर सकते हैं या फिर सिफारती कोशिशें ही जारी रखना होंगी? जी, सफारती कोशिशों के अलावा कई आपके पास कानूनी फोरम्स मौजूद हैं जिन तक पाकिस्तान जा सकता है। सबसे बड़ा कानूनी फोरम तो अक़वाम मुत्तहिदा का है, UN चार्टर का है, और UN चार्टर के नीचे सेक्रेटरी जनरल का ऑफिस अस खुद एक लीगल फोरम है। उसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल तो खैर है ही, UN जनरल असम्बली का भी स्पेसिफिक फ़ोरम है। इसके अलावा बेशुमार और झेली इदारे हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इसमें जो मैंडेट बनता है वो UN सिक्योरिटी काउंसिल का बनता है। उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह यह है कि वो कानून जो सिक्योरिटी काउंसिल ने ख़ुद वज़ा किया, कोई 16-17 रेजोल्यूशन में जो 40s और 50s में आई, उस कानून के मुतसादिम ये काम हो गया है, उस कानून को वायलेट कर दिया गया है।
थ्रू एक्ट। सो वो बराह रास्त उनकी जुरिस्डिक्शन इस बुनियाद पर बनती है। दूसरी बुनियाद जिस पर उनकी जुरिस्डिक्शन बनती है वो ये है कि जो एस्केलेशन टेंशन की हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में, और वहाँ पर फ़ौजों का ला के बिठाया गया है, कर्फ्यू सारा कुछ, और पाकिस्तान के साथ एक हॉस्टाइल अज़ाइम, लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग के एक्सचेंज बढ़ गया है, तो ये और सॉर्टीज़ हो रही हैं, एयरक्राफ्ट की सॉर्टीज़ हो रही हैं, तो ये सिचुएशन जो है ये आउट ऑफ हैंड होती जा रही है एंड इज़ लाइकली टू एंडेंजर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सो एंडेंजरिंग इंटरनेशनल पीस ऑफ सिक्योरिटी किसी भी जगह, किसी भी खित्ते, किसी भी टेरिटरी में हो, वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी का डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन बन जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि उनकी तरफ से जो वज़ा किए गए थे क़वानीन, उसकी भी खुली और सरीहन खिलाफ वर्जी है। माहिर बैनुल-अक़वामी क़ानून अहमद बिलाल सूफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके और एस्पेक्ट्स और पहलुओं पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको कुछ और भी हमने बताना है। बिल्कुल, और हम तो यहाँ जो हमने बात शुरू में भी की थी अब्दुल्ला कि एक्चुअली कोई बात कर नहीं रहा इस वक्त, क्योंकि ये इतना बड़ा शॉकर टू द सिस्टम है, ख़ासतौर पे पाकिस्तानियों के लिए जो कि इतने इंट्रिंसिकली अटैच्ड हैं टू द कश्मीरी पीपल के एकदम से समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली बहुत से लोग बोले हैं इसके ख़िलाफ़, पाकिस्तानी फ़नकारों ने भी आवाज़ बुलंद की है, और एक हैशटैग जो चल रहा था स्टैंड विद कश्मीर, इसके साथ ट्विटर पर बेशतर फ़नकार कश्मीरियों की हिमायत में बोलते भी नज़र आए हैं। कुछ हम आपको बताते हैं, जैसे कि हमजा अली अब्बासी कहते हैं कि मैं तमाम उन लोगों से गुजारिश करता हूँ जो सोशल मीडिया की पहचान है कि वो कश्मीर के हक़ में अपने चैनल्स के ज़रिए आवाज़ बुलंद करें, ये उनका कहना था। और फिर माहिरा खान ने भी कुछ कहा। जनाब माहिरा खान कहती हैं कि मासूम जानें ज़ाया हो रही हैं, जन्नत जल रही है और हम खामोशी से रो रहे हैं। शान शाहिद कहते हैं कि शोहदाए कश्मीर का खून करके गंगा में नहाने से पाप नहीं धुल जाएंगे। महविश हयात भी, बिल्कुल जी, महविश हयात ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये जंगी जराइम है, दुनिया को बेदार होना चाहिए और इस मुजालिम को रोकना चाहिए। वीना मलिक कहती हैं कि आज़ादी कश्मीरियों का हक़ है, भारतीय अफवाज मुजालिम का सहारा लेकर कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत से नहीं रोक सकते। और इसके अलावा फिरोज़ खान, माबरा हुसैन, हरीम फारूक और दीगर अदाकारों और फ़नकारों ने भी स्टैंड विद कश्मीर हैशटैग के साथ अपने ट्विटर पैगामात में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया है। और वैसे तो ये हम आपको कुछ सेलिब्रिटीज़ की ट्वीट्स बता रहे हैं, लेकिन इफ़ यू गो ऑनलाइन और इन हैशटैग्स के नीचे आप देखें तो एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वो यही बात कर रहे हैं। और कोई बात नहीं इंडीड आज पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन भी है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी है, बहुत अहम दिन है, अहम फैसले हो सकते हैं। आपको पता है आज अहम दिन है। पाकिस्तानी अस्करी और सियासी क़यादत भी सर जोड़ कर बैठेगी और कल जो किया है भारत ने और जो कश्मीर में सूरत हाल है उस पर गौर ख़ौस किया जाएगा। दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। एक मुतनाज़े इलाके पर ये सवाल हम हर किसी से पूछ रहे हैं। भारतीय हुकूमत ने यकतरफा कानून साजी करके बता दिया कि इसके इरादे अच्छे नहीं। आलमी ताकतों की खामोशी का अब क्या जवाब जो है वो बनता है, क्या रह गया जवाब? आप बताएं कि सारे खामोश क्यों हैं? इस चीज़ पे तो फट पड़ना चाहिए था। देखिए, आलमी ताकतों की खामोशी का तो जवाब नहीं है, लेकिन भारत ने जो काम किया यकतरफा वो लाजमन काबिल एतराज़ है। इसमें एक तरफ तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें वायलेट हुई हैं, बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ सानहा एक जुर्म है। दूसरी तरफ ये भी हुआ कि कश्मीरियों के हकूक़ थे, कश्मीरी वहाँ पे आज कश्मीरियों की हैसियत उनकी ख़त्म हो गई, वो भारतीय बन गए और उनको एक ऐसा यकतरफा कानून बना के तो उनके तमाम हकूक़ सल्ब कर लिए गए। ये कतन काबिल कबूल नहीं है। कम अज़ कम कश्मीरी जो हैं वो इसके ऊपर बहुत बड़ा रिएक्शन देंगे। अब आलमी क़ुव्वतें बिल्कुल अपने मफादात की रोशनी में काम करती हैं, लेकिन पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि वो आलमी क़ुव्वतों को उनकी ज़िम्मेदारी याद, सफारतकारी की एक बहुत बड़ी मुहिम लॉन्च करनी चाहिए जिससे कि अक़वाम आलम के ज़मीर को झंझोड़ा जा सके और वो ये महसूस करें कि बावजूद इसके कि मफादात हैं भारत के साथ, फिर भी उनको इंसाफ के लिए कुछ करना है। उन मज़लूम लोगों का जो भारतीय जुल्म की वजह से कश्मीर में भुगत रहे हैं, उनके हकूक़ के लिए कुछ न कुछ कोशिश करनी है। पहले ही वहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामाली के बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए जिनके ऊपर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन अब जब कश्मीरी मज़ीद एहतजाज करेंगे तो इससे और ज़्यादा वहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामाली होगी
और अगर मामला बढ़ता है तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हो सकती है, दो एटमी कुव्वतें हैं, ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ये सफारतकारी से इस चीज़ का एहसास पैदा करना होगा अक़वाम आलम में, ताकि वो भारत को मजबूर करें कि वो मुज़ाकरात के मेज़ पे आए और आके इस मुकम्मल तौर पर हल करें। हम सब ये बताइएगा कि भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल और सरहदों पर जो इश्तियाल अंगेज़ी का सिलसिला जारी है वो तो थम नहीं रहा है। क्या हमें किसी बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा? देखिए, जब भी दुश्मन अफवाज लेके आता है सरहदों पे, तो उसकी नीयत का इल्म नहीं होता कि वो क्या चाहता है। वो ला के उसने वैसे ही अफवाज रखी हैं ताकि आपको परेशान करे या वाकई वो किसी हमले की नीयत रखता है। लिहाजा हमेशा हमारा फ़र्ज़ यही होगा कि हम भारत के तरफ से जारियत के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार रहें। लिहाजा वो तैयारी जो है, मेरा अपना अंदाज़ा है कि अफवाज पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पे की हुई है और भारत ने अगर कोई भी कोशिश की तो उसको नाकामी होगी। उसको जैसे 27 फरवरी को पाकिस्तान की अफवाज ने मुँह तोड़ जवाब दिया, उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। और फिर अगर हालात को पूरे का जायज़ा लूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि भारत कोई इस तरह की जुर्रत कर सकता है, कम से कम इस मौके पे, जबकि कश्मीर ऑलरेडी लगता है कि वो बहुत बड़े तूफ़ान की तरफ जा रहा है। तो मुझे ये नहीं लगता कि भारत सवाए इसके कि ये सीज़ फायर की वायलेशंस करेगा LOC के ऊपर, लेकिन किसी तरफ नहीं जाएगा। चलो साहब, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या हो सकता है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि सफारती माहिरीन की राय है कि अब पाकिस्तान को एक ऐसी हिकमत अमली बनाना पड़ेगी जो भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए मजबूर कर दे। पाकिस्तान ऐसा क्या कर सकता है आपके ख्याल में? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आज अमेरिका का साथ है। अमेरिका के आपके साथ ताल्लुकात कुछ बेहतर हुए, कश्मीर पे उन्होंने बात भी की, सालिसी का जिक्र भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें वो बहुत कह रहे हैं हमारी आज ज़रूरत है उनको, और वो महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में उनकी मदद करे ताकि वो अफवाज वहाँ से ले जा सकें बाइज़्ज़त तरीके से, अफ़गानिस्तान में अमन का रास्ता खुले। यही चीज़ है जो हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अमेरिका को इस चीज़ का एहसास कराएं, उनको बताएं कि जी हम तो पूरे खलूस नीयत से आपकी मदद करना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान में अमन लाना चाहते हैं, लेकिन भारत के इक़दाम की वजह से हमारी तवज्जो दूसरी तरफ है। हम अफ़गानिस्तान के अमन को देखें या अपने मुल्क के अमन को देखें। हमारे सरहदों पे ख़तरात मंडला रहे हैं, हमारे भाई कश्मीर में मारे जा रहे हैं, उनके हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, तो हम तो उसके बारे में सोच रहे हैं। तो लिहाजा आप कम से कम भारत को मजबूर करें कि वो आके मुज़ाकरात के मेज़ पे बैठें। तो इसी तरह हमें बाकी ममालिक से भी कोशिश करनी चाहिए, हमें रशिया को भी कांटेक्ट करना चाहिए, उनको भी यही सूरत हाल पेश रखनी चाहिए उनके, हमें बरतानिया को, फ्रांस को, ये जितने भी ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, परमानेंट और नॉन परमानेंट, उनको प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि उनको कांटेक्ट करें और उनको कायल करें, उनको बताएं, फॉरेन मिनिस्टर्स को उनके कांटेक्ट करें, हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब। और ये एक सफारती मुहिम होनी चाहिए जहां लोगों को एहसास, दूसरे मुल्कों को एहसास दिलाया जाए कि ये बहुत बड़ा आ सकता है यहाँ पे खित्ते में। बहुत शुक्रिया आपका। डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपको पता है ना, वैसे अगस्त का महीना चल रहा है तो अब जगह जगह आपको वो रोशनियाँ, वो बरकी कुमकुमे, वो कहीं झंडियाँ, वो सड़क के किनारे झंडे बिकते हुए वो रौनकें नजर आना शुरू हो गई। लेकिन अब साथ साथ ईद भी आ रही है तो जरा दोनों डिविजन्स हो गई हैं। पहले हम ईद मनाएंगे फिर हम 14 अगस्त अच्छा, कल ही मैं एक चुरंगी पे देख रहा था, अंदाजा लगाइए कि कराची में जनाब चौक को चुरंगी कहते हैं, इसलिए अब तो हम यूज्ड टू हो गए। लेकिन फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री यूज वाचिंग इस राइट नाउ, उनके लिए तो एक चौक पे एक तरफ एक ही प्लॉट के अंदर आगे झंडे बिक रहे थे और पीछे जानवरों का चारा बिक रहा था। हाउ जबरदस्त इज दैट। अच्छा, कुछ और भी चेंजेस हो रहे हैं। अब क्या हमारे पास टाइम है खबर का या फिर हम कुछ और बातें करें? नहीं, मेरा ख्याल है कि हम कर लेते हैं। आपको ये बताना है हमने कि सिंध काबीना में बड़ी तब्दीलियां हो गई हैं। सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब के महकमे तब्दील हो गए हैं। नासिर हुसैन शाह की अहम वज़ारत बल्दियात के कलमदान के साथ वापसी तो हुई है। अब देखें वो क्या कमाल दिखाते हैं। नए वजीरों की शमूलियत के बाद सिंध काबीना में तब्दीलियां पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर की गई हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से महकमा इत्तलात और एंटी करप्शन का कलमदान वापस ले लिया गया है। नासिर हुसैन शाह को बल्दियात और सईद गनी को इत्तलात और मेहनत के कलमदान दिए गए हैं। सरदार शाह से महकमा तालीम वापस ले लिया गया है। सूबाई मुशीर निसार खुड़ो को महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज, सुहेल अनवर सयाल को महकमा आपाशी और एंटी करप्शन और इकराम धारेजो को
इमदाद बाहमी और सनत व तिजारत के कलमदान दिए गए हैं। मुराद अली शाह ने 4 नए वज़रा और 2 मुशीरों को अपनी काबीना में शामिल किया है, जिसके बाद सिंध काबीना के मजमूई अरकान की तादाद 18 हो गई है, विच इफ यू आस्क मी स्टिल नॉट अ लॉट। अच्छा जी, इसी पे बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ही अब कहेंगे हम तो मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी फैसला होना है इनकी वजारत का, देखते हैं क्या बनता है। सिंध का निज़ाम मुर्तज़ा जब सब ठीक चल रहा था तो काबीना में तब्दीलियाँ क्यों की गई हैं? क्या बिलावल साहब को वज़रा की कारकर्दगी ठीक नहीं लगी? देखिए, काबीना में रद्दोबदल जो है एक मामूल के मुताबिक होता है, और जब क़यादत ये सोचती है कि इदारों में और फर्दर बेहतरी लाने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, जिद्दत लाने के लिए शायद किसी नए चेहरे की ज़रूरत है, किसी नए बंदे की ज़रूरत है, तो क़यादत हमेशा ये फ़ैसला करती है। और ये हर डेमोक्रेसी के अंदर एक नॉर्मल सी चीज़ है। जो भी हुकूमत काम करती है वो कलेक्टिव विजडम के तौर पर काम करती है, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो माजी के वज़रा थे उन्हीं को आगे लेकर चल रहे हैं, सिर्फ उनके में थे उनमें तब्दीली आई है। ऑल्दो अभी भी मुशीर कानून सिंध तो आप हैं, लेकिन चेहरा समझे जाते हैं। लेकिन अगर चेहरों की बात हो रही है तो मुर्तज़ा आप और सईद गनी दोनों सिंध हुकूमत का चेहरा समझे जाते थे, दोनों की वजारत बदल दी गई है। क्या हुकूमत को ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के इमेज का कोई इशू है परहैप्स? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे और सईद गनी साहब को हुकूमत सिंध का चेहरा करार दिया। हम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सिंध हुकूमत का चेहरा हैं। सईद गनी साहब वज़ीर इत्तलात के तौर पर काम करेंगे, मैं स्पोक्समैन और मुशीर कानून के तौर पर काम करूँगा। मैं समझता हूँ हम सबको कलेक्टिवली सिंध की खिदमत करने की ज़रूरत है, जो इशूज़ हैं उनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, और जो किरदार हम अदा कर सकते हैं सूबा सिंध की आवाम के बेहतर मफाद में, हमें वो करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ जेन्युइन जो सियासी कारकुन होता है वो ओहदों का मोहताज नहीं होता, उसकी नीयत होती है, उसका जज्बा होता है अवामी खिदमत करने का, और इन जज्बे के साथ हम आज भी किरदार अदा करते रहेंगे। मुर्तज़ा, अब वजारतें बदल गई हैं, आप लोग भी बज़ाहिर मुतमईन नज़र आ रहे हैं। हुकूमत के काम में बड़ी तब्दीलियाँ क्या नज़र आने वाली हैं? क्या हम उम्मीद रखें कुछ इम्प्रूवमेंट्स होंगी मेजर? देखिए, मैं समझता हूँ उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, और हमेशा इंसान को पॉजिटिव होना चाहिए। मैं बिल्कुल कतई तौर पर ये नहीं कहूँगा कि हर चीज़ ज़बरदस्त है और बेहतरीन है। बिल्कुल बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, और हमें उस बेहतरी की तरफ ही फोकस करना है। मैं मीडिया से भी यही तवक्को करूँगा कि जिन जिन एरियाज़ के अंदर गवर्नमेंट को पॉइंटेशन की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, गवर्नमेंट गाइड करे। मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद थे। सर्विस स्टेशन पे स्लिप होने का एक तो डर होता है, वो जो बीच में जगह बनी होती है गाड़ी के लिए, उसमें गिरने का डर होता है। तो मेरा ख्याल है मैं तो कभी एक्सपेरिमेंट ना करूँ। बट इट वुड बी अ फनी साइट, यू नो। आजकल आपको पता है कि जब ईद के दिनों में बड़ी अजीबोगरीब आप चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन अजीब एक आपको लग रही होती है जानवरों की, और फिर अगर सफाई भी इस किस्म की हो रही है, दिस जस्ट गोज विद द बड़ी ईद। इस किस्म की चीज़ें हो जाती होती हैं। अब्दुल्ला, एक चीज़ मैं मेंशन करना चाह रही थी, पिछले घंटे में हम सिंध कैबिनेट में जो कुछ शफलिंग हुई है, कुछ एडिशंस हुई हैं, उसका हम जिक्र कर रहे थे। उसमें सुहेल अनवर सयाल साहब का नाम आया है, जो कि एंटी करप्शन मिनिस्टर बने हैं। आयरनी, जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, आपने सही रिएक्ट किया। उस वक्त हमने एकदम से रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अभी आपको बता दें, आयरनी ये है कि सुहेल अनवर सयाल साहब के अगेंस्ट खुद जो है वो एंटी करप्शन अदालत में केस चल रहा है और इलीगल एसेट्स की बात हो रही है। सो अब वो मिनिस्टर बन गए हैं और एंटी करप्शन अदालत में उन्हीं के अगेंस्ट एक केस चल भी रहा है। तो साबिका दौरे हुकूमत में केस बनाया गया था और अब तक इट इज स्टिल गोइंग ऑन, बट अब एंटी करप्शन के वजीर भी हैं। तो आई वंडर एंड वी गेट ऑलवेज सरप्राइज्ड कि क्यों ये हुकूमतें जो हैं इस तरह का मजाक आवाम के साथ करती हैं, एंड देन यूजुअली दे टेक इट बैक ऑल्सो। ये भी हो जाता है, लेकिन जब पहली बार नॉमिनेट किया था या किसी को उस पोजीशन पे लगाया था, ये एक्चुअली पंजाब में भी रिसेंटली हुआ है ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री के हवाले से, तो उसके बाद दे टेक इट बैक एज वेल। लेकिन थोड़ा सा होमवर्क अगर पहले हो जाए तो फिर लोगों की तरफ से, आवाम की तरफ से ये चीज़ें पॉइंट आउट ना हो। अच्छा जी, anyway, कश्मीर की सूरत हाल पर दोबारा बात करेंगे। जाहिर है हमने क्या स्टांस इख्तियार करना है, स्टांस तो हमारा पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अब स्ट्रैटेजी भी क्या होगी ये डिसाइड करना है। और सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत सब सर जोड़ कर बैठ रहे हैं। मुश्तरका इजलास है पार्लियामेंट का, आज 11 बजे तलब किया गया है। नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद है, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इस्लामाबाद से, हमें बताएंगी कि क्या तैयारी है, कौन कौन आ गया है। नौशीन बताइएगा, क्या एग्जैक्ट टाइम है, रहनुमा के आना शुरू हो गए हैं?
जी बिल्कुल, आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा है। ये कश्मीर के हवाले से मुनक्किद किया जा रहा है और इसका मुतालबा तमाम जो बड़े सियासी कायदीन हैं, जिनमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, शहबाज शरीफ हैं, रज़ा रब्बानी हैं और चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी हैं, इन लोगों ने मुतालबा किया था कि कश्मीर का जो इस टाइम इशू चल रहा है इसके ऊपर पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए। और आज 11 बजे पार्लियामेंट का जो है ज्वाइंट सेशन हो रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि जो एजेंडा है उसमें जो कश्मीर में भारतीय जारियत है और जो हालिया इक़दाम है उन पर बहस की जाएगी और जो शहरी आबादी, जो LOC पर शहरी आबादी है उस पर भारतीय बिला इख्तियार जो फायरिंग है और शेलिंग है, वो मामला, क्लस्टर बमों के हमले का मामला, ये सारे जो है आज के एजेंडे में शामिल हैं। 11 बजे इजलास होगा। तमाम जो सियासी कायदीन हैं वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी स्पेशली इस इजलास में शिरकत के लिए आए हैं। पार्लियामेंट हाउस की जो ऐवान है, कौमी असेंबली जो है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गुब्बारों से पाकिस्तान का झंडा भी बनाया गया है। जो गुब्बारों से बना हुआ पाकिस्तान का झंडा है, जो बहुत बड़ा एक झंडा यहाँ पे बनाया गया है। इसके अलावा आप हमें तस्वीर भेजिएगा नौशीन, हम देखना चाहेंगे। ठीक है, अब बीपर के बाद ना आप हमें तस्वीर भेजिएगा, देन वी विल शो टू आवर व्यूअर्स एज वेल। बिल्कुल, मैं लाजमी वो भेजूंगी। और सबसे अहम बात यह है कि पार्लियामेंट के जो रहनुमा हैं उनको काफ़ी शदीद गमो गुस्सा है जो कल आईनी हैसियत ख़त्म की गई है कश्मीर के हवाले से भारत में। इसके ऊपर बहुत बातचीत होगी और सबसे अहम पॉइंट यही होंगे जिनके ऊपर आज गौर होगा। 2 दिन का ये इजलास है, आज और कल, ये दोनों दिन जारी रहेगा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, जिसमें जितने भी सियासी रहनुमा है, जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेट और कौमी असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले, वो अपने इजहार करेंगे अपने ख्यालात का। जी बहुत शुक्रिया नौशीन। बहुत शुक्रिया नौशीन। जो चीज़ उनको थोड़ा सा सिक्योर कर रही थी और अभी उम्मीद जिस चीज़ में थी कि शायद यहाँ प्लेबिसिट होगा, शायद हम डिसाइड कर सकेंगे कि हम अपने लिए क्या करना चाहते हैं, कश्मीरियों की मैं बात कर रही हूँ, वो अब मौका जो है लगता है। लेकिन अब वक्त ही बताएगा, भारत के लिए ये इक़दाम उठाना बहुत डेवेस्टेटिंग और बहुत बुरे नताइज भी ला सकता है, क्योंकि कश्मीरी तो रुकने वाले हैं नहीं। अब वो कहते हैं ना कि किसी का थोड़ा सा भरम हो तो वो भरम भी अब गया। अच्छा जी, ऑफ कोर्स वील कीप यू अपडेटेड ऑन वॉट एवर, क्योंकि हमारे लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे क्या होता है। वील कीप यू अपडेटेड ऑन दैट। एक चीज़ जो हमने आपको दिखाई थी या अभी दिखानी है? नहीं, अभी दिखानी है। ओह अच्छा, अभी हमने हेडलाइन में थोड़ी सी झलक हमने आपको दिखाई थी कि जी बड़ी ईद पे जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे कुर्बानी के जानवरों के लाड और नाज नखरे जो है ना, वो उठाने के लिए नौजवान बड़े बड़े नए तरीके जो हैं वो ईजाद करते हैं, सोचते हैं। हर कोई अपने जानवर को साफ़ सुथरा रखना चाहता है, मगर बड़े जानवरों को नहलाना आसान काम नहीं है। और आजकल मौसम इस किस्म का है कि आपको बड़ा सफाई रखनी पड़ती है, अदरवाइज जानवर बड़ी जल्दी गंदा भी हो सकता है। कुछ नौजवानों ने इसका भी हल ढूंढ लिया, आपके सामने है। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट आइडिया। होमा, दिस इज यूज्ड टू बी मे बी अ कार सर्विस स्टेशन, लेकिन अब उसके बाहर बैनर ही गाय सर्विस स्टेशन का शायद बस वो ईद के इन चंद दिनों के लिए वो सर्विस डुअल हो जाती होगी ना। गाड़ियां तो हम करते ही रहते हैं पूरा साल, इस वक्त हम जानवर कर लेंगे। और अब्दुल्ला लुक एट इट, मतलब एवरीथिंग इज देयर। शैम्पू होगा इनके पास। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट टास्क है ना इसमें, एक तो शैम्पू कौन करेगा, दूसरा खुश्क भी क्या करेंगे, और तीसरा ये कि जो सर्विस जिस वक्त हो रही होगी उस वक्त जानवर की रस्सी लेके खड़ा कौन होगा? वो सामने खड़ा है ना हमारा। हाँ, मतलब है कि वो खड़ा होगा जिसकी गाय है या इनके ट्रेन स्टाफ। बस जिस तरह के आप लोग देख रहे हैं कि जो खड़ा होगा थोड़ा सा वो भी नहाएगा, अपने लिए भी शैम्पू ले आए, तो चले नहाएगा ये, लेकिन वो लाते शाते भी खा सकता है, आपको पता है ना? बिल्कुल खा सकता है। अब्दुल्ला, व्हाई डिड यू से कि इसको खुश्क कौन करेगा? इसको ड्राई करना जरूरी है? मेरा ख्याल है कि ड्राई करना चाहिए, हो जाएगा हवा में, तौलिया शौलिया मारना चाहिए, जानवर ठंड भी लग सकती है, आपको पता है? कौन से मौसम की बात हो रही है भाई? फिर भी लग सकती है, जानवर बड़े नाजुक होते हैं। अच्छा, टॉकिंग ऑफ जानवर, यू गाइस रिकॉल कि हमको लगभग 2 महीने हो गए इस बात को, इफ नॉट 2 वीक्स, कि अब्दुल्ला सुल्तान जो मेरे साथ रोज शो करते हैं इधर बैठे हुए, पहले मुझे सड़ी तो मारने देना, पूरी बात तो करने दे। मैंने कहा जो ताना मारेंगे ना, अब्दुल्ला सुल्तान ने 3 अदद जानवर इस तरह पिक किए थे और चॉइस दी थी आप लोगों को कि आप लोग डिसाइड करें कि ये अपनी कुर्बानी का जानवर कौन सा ले। बहुत हो गई ये ऑप्शन ए थी, नहीं चुप, ऑप्शन ए थी, ये आपके सामने है। आज तो मुझे बिल्कुल ही नहीं अच्छी लग रही ऑप्शन ए। ऑप्शन बी भी आपके सामने है, स्पॉटी। इससे मेरी कुछ ऐसे क्लोजनेस सी हो गई थी स्पॉटी के साथ, लेकिन लगता नहीं है कि स्पॉटी की कुछ फ्यूचर है इधर। और ऑप्शन सी, जिस पे सारों का दिल आया हुआ था, पता नहीं अब्दुल्ला का आया था कि नहीं आया था, लेकिन ये तीनों जानवर एग्जिस्ट कर रहे हैं। कोई आपने डिसाइड किया या गोलमोल हो गई बात? कर रहे हैं, और बड़ी खबर ये है कि इन जानवरों में से एक का बयाना भी दे दिया गया है। इसका नाम दोंदा था ना? इसका नाम दोंदा था, और वो जो ऑप्शन सी थी ब्राउन रंग की, उसी का हमने जो है वो टोकन कर दिया है। मुझे मुबारकबाद दें। बहुत मुबारक हो। आई एम जस्ट सो सरप्राइज, आई कांट गेट ओवर इट कि यू एक्चुअली
मेड अ क्योंकि डिसीजन। अब जो है ना वो बार बार कह रहे थे कि अगर अब आपने ना ली ना तो हम बेच देंगे, या हम आपकी ऑप्शनों के चक्कर में वेट नहीं कर सकते। हम नहीं इंतजार कर रहे हैं आपके टीवी ड्रामों के, तो लिहाजा अच्छा, अब जब मैं गया था ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए तो वो एक पूरी कहानी है, वो क्या हुआ था ये अब आपको आज दिखा रहे हैं हम। ओह अच्छा, लेट्स वॉच। जरा बकरा ईद सर पर है, मंडी से तो हम आपको जानवर दिखाएंगे ही, वहाँ की सैर तो आपको कराएंगे ही, लेकिन मंडियों में जानवर कहाँ से पहुँचते हैं वो जाहिर है या तो गांव गोट से पहुँचते हैं या फिर कैटल फार्म से पहुँचते हैं। तो हमने सोचा आज हम एक कैटल फार्म का सर्वे आपको कराएं और वहाँ पर देखें कि वहाँ किस तरह से जानवरों का ख्याल रखा जाता है, कितने अरसे पहले जानवरों को पाला जाता है ताकि बकरा ईद पर फिर मंडी पर ले जाकर उन्हें बेचा जा सके। तो यहाँ पर तरह तरह का मुख्तलिफ इक़साम के, मुख्तलिफ उम्र के, मुख्तलिफ रंग के जानवर मौजूद हैं। काशिफ भाई जो हैं वो मैनेजर हैं इस फार्म के, उनसे ज़रा जानते हैं। काशिफ भाई, आप दिन रात यहीं होते हैं? बिल्कुल। तो आपकी ड्यूटी यहीं पे होती है इन्हीं के साथ? जी हाँ, तो आपको बड़े अजीज़ होंगे अपने बच्चों की तरह सारे। बिल्कुल जी, इनको हम इस तरह ख्याल रखते हैं जैसे अपने घर वालों का ख्याल रखते हैं। इनकी खाना पीना, इनका हर चीज़, बीमारी हमारी सब इनको इस तरह का ख्याल रखा जाता है और खाना भी इनको टाइम से और प्रॉपर दिया जाता है। अच्छा, पिछले साल की निस्बत इस मरतबा रेट ज़्यादा हुए हैं क्या? जी, इस दफ़ा रेट बहुत ज़्यादा हुए हैं, इसलिए कि जो परचेजिंग हम करके लाते हैं दूसरी जगहों से, पंजाब से या इधर उधर से, तो वो जो है क्या कहते हैं, अपना अल्लाह भला करे, किराया एक तो बहुत बढ़ गया है, किराया बढ़ गया है बहुत, और इसकी वजह से जानवर बहुत महंगे हो गए हैं। चारे की कॉस्ट यानी कि ऊपर चली गई है, परचेजिंग में, भूसा परचेज़ करने में या चोकर परचेज़ करने में सारा अमाउंट बढ़ गया है। अच्छा, जैसे ये जानवर है, खूबसूरत जानवर है, नर है, दो दांत का है भाई, चेक कराओ ज़रा, चेक करा दोगे बेटा? हेल्प करो ज़रा इसकी, चेक कराओ। जॉन इधर आओ भी। हाँ जी, 2 दांत नर है। इसकी ज़रा प्राइस पूछते हैं, मालूम करते हैं कि क्या सिलसिला है यहाँ पे। अच्छा काशिफ भाई, अब ये कुछ पसंद आ रहा है थोड़ा थोड़ा जानवर, तो कितने तक का हो जाएगा? सर ये इसकी कीमत जो है हमारे फॉर्म पे जो है ना 1,35,000 रुपये है, लेकिन मंडी के अंदर अगर शराब बोर्ड में जाएंगे तो इसकी कीमत कम से कम भी 1,80-1,70 की पड़ेगी आपको। 1,80-1,70 की पड़ेगी आपको, सही। और इसमें कितना मन होगा? ये तकरीबन माशाल्लाह से 10.5 मन जिंदा है। 10.5 मन जिंदा है। थोड़ा सा गुस्से, थोड़ा सा गुस्से वाला लग रहा है मुझे। असल में इसकी थोड़ी सी नस्ल ही ऐसी है, थोड़ा सा ये गुस्से में रहता है। अच्छा, नस्लें कोई नस्लें ऐसी होती हैं जो गुस्से वाली होती हैं? ये जी असल में है रही उधर का भावल नगर का। अच्छा, तो ये भावल नगर वाले थोड़े से गुस्से में रहते हैं, तो इसलिए नकेल डाल के काबू करते हैं इनको। भाई बहावल नगर के लोगों को नहीं हम कह रहे कि वो गुस्से में रहते हैं, बहावल नगर के जो ये जानवर हैं वो ज़रा गुस्से में रहते हैं, तो इसलिए उनको नकेल डालनी पड़ती है। अदरवाइज़ कुछ शरीफ जानवर हों, भाई कोई शरीफ नौयत का जानवर है तो प्लीज़ ज़रा हाथ खड़ा कर ले अपना। कोई नहीं हाथ खड़ा कर रहा अपना। डिड यू एक्चुअली आस्क द जानवर के अपना हाथ खड़ा कर ले? किसी ने नहीं इंटरेस्ट लिया। हम एक्चुअली ढूंढ रहे थे, बड़े अरसे से ढूंढ रहे थे साहिवाल की, जो असली साहिवाल नस्ल का जो गाय या बैल होती है ना, वो ढूंढ रहे थे। नहीं, चांद बैल, चांद तारा बैल नहीं, चांद तारा भी नहीं होता। असली साहिवाल जिसका झालर जो है ना, जिसकी आगे से जो खाल जिसे झालर कहते हैं, वो तकरीबन जमीन तक होता है। हाँ, यस, आई हैव सीन दैट। अच्छा, वो कुछ और होता है? आपने अपने चकवाल में देखा होगा। हाँ, मे बी, मतलब जिंदगी में देखा हुआ है ना, नोट के मैं कल देख के आई हूँ। अब्दुल्ला, आपने हमसे झूठ बोला। क्या? आपने कहा था कि ये जो लास्ट वाली ऑप्शन जो देखी थी, वो ब्राउन वाला जो जानवर था जिसका हमने नाम दोंदा रखा था, बिकॉज यू सेड कि वो दोंदा है, उसके 2 दांत हैं। मैंने 4 देखे। नहीं, 2 दांत, बाकी दांत ऑब्वियसली होंगे भाई, वो बाकी छोटे दांत होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं। समझ रही हैं आप मेरी बात? नहीं, बाकी मिल्क टीथ होते हैं, जब 1 साल में निकलते हैं 2 दांत, है ना? ऐसे ही कुछ बताओ भाई हमारे। बताओ भैया। 2 बड़े दांत जो होते हैं, जो बड़े दांत होते हैं ना, वो काउंट किए जाते हैं। समझ रही हैं आप मेरी बात? हाँ, बट मतलब कि बाकी बेचारे दांतों को क्यों इग्नोर कर रहे हो? अच्छा जी, ये ज़बरदस्त हमारा एक्सपीरियंस हो गया। अल मुस्तफ़ा कैटल फार्म हम गए थे, मौसम भी अच्छा लग रहा था। मौसम भी अच्छा था, धूप भी नहीं थी, और वो जो मंडी का रश होता है ना, हसल बसल, उससे ज़रा बच गए। मंडी भी हम गए हैं, कल ही गए थे, तो आपको दिखाएंगे वो कल के क्या करके आए हैं। What? There's more? Okay, हाँ, let's watch. आज नहीं, कल दिखाएंगे। ओह अच्छा, ऑलराइट, चलें, कल का फिर हम इंतजार करें। एक और चीज़, मैंने भी जो कुछ चीज़ें आपको दिखानी है ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि जहाज़ में आपके साथ कोई भी सफ़र कर सकता है, और कोई भी से हमारी मुराद है कि कोई दूसरा मुसाफिर, ना कि कोई जानवर आपके साथ सफ़र कर रहा हो, क्योंकि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट जानवर, तो जहाज़ों में जी चूहे वगैरह के निकल आने की तो बहुत बात हो जाती होती है, हालांकि दैट इज़ सो ग्रोस। अब जहाज़ में चमगादड़ यानी बैट भी सफ़र करने लगे हैं, और देयर यू गो, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। ये वाक़या पेश आया है अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में। एक मुसाफिर तैयारे में अचानक एक चमगादड़ जो है वो नमूदार हुआ, जिस पर मुसाफिरों ने
मतलब रोला ही मच गया ना, चीखें मचना स्टार्ट हो गई। ये देखें जहाज़ के अंदर कैबिन में ये चमगादड़ खुद बेचारा डर गया होगा कि मैं किधर आके फंस गया हूँ, इधर से उधर हो रहा था। और बहरहाल चमगादड़ को एक मुसाफिर ने पकड़ भी लिया और बाथरूम में फेंक दिया, बेसिकली बाथरूम में बंद कर दिया। आई डोंट नो कि हमें जितनी ज़िंदगी में ऐसी खबरें आती जा रही हैं, कभी चूहे निकल आना, कभी छिपकली निकल आना जहाज़ों में, यू नो इट्स अ वेरी क्लोज स्पेस और आप वहाँ बड़ी सफाई एक्सपेक्ट करते हैं, एटलीस्ट मतलब कॉकरोचेज और इस किस्म के जानवर तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ें निकल आए। कि हमने एक यहाँ पे ज़बरदस्त वर्चुअल सेगमेंट किया था जिसमें आपको बताया था कि जहाज़ के अंदर कितने ज़्यादा जरासीम होते हैं। जरासीम भी ठीक है, जहाज़ इस बैक्टीरिया की आमाजगाह लिटरली। और इसीलिए आपको पता है ना, जहाज से जब भी आप लंबी फ्लाइट लेके बाहर निकलें 100% है कि आप बीमार होते हैं। हाँ, और अगर आप बीमार होते हुए जहाज चढ़ें तो आप फुल फ्लेज बीमार निकलते हैं। जानवरों से याद आया, क्विकली आपको बता दूं कि माय फादर वाज आपको बताया था पाकिस्तान एयरफोर्स में थे, C-130s फ्लाई करते थे। तो एक दफ़ा उन्होंने बताया था कि C-130 की कॉकपिट में काफ़ी वायर्स ऑलरेडी लटक रही होती हैं, तो दे हैड नॉट जस्ट स्टार्टेड येट फ्लाइंग, उन्होंने अभी स्टार्ट नहीं की थी, एज इन अभी उड़ना ही था। तो एक चीज़ जो लटक रही थी उसमें उन्होंने देखा कि वो वायर नहीं है, सांप है। तो फिर वो फ्लाइट रुकी, पूरा जहाज़ दोबारा से चेक हुआ और फिर वो सांप जो था उसको पकड़ा गया, उसको निकाला गया। एंड देन वो अगर गुम जाए तो यू स्टिल कांट फ्लाई, यू हैव टू वेट कि वो चीज़ जो देखी थी वो जब तक हाथ में नहीं आएगी हम जा नहीं सकते। तो बड़ा कुछ हो जाता है। सांप घुसा कैसे होगा अंदर? वैसे हम मतलब जहाँ आपको पता है टारमेक वगैरह जहाँ पार्क होते हैं चीज़ें आ ही जाती हैं, मतलब ये बैट कहाँ से घुसा था? So you know, चीज़ें घुस जाती होती हैं। अपने साथ बैग में लेके तो नहीं गया था बैट। अच्छा जी, ये तो मैंने खबर बताई थी, अब आपके पास कुछ है? अच्छा जनाब, अभी हमने आपको बताना है कुछ सियासी मामलात के बारे में। सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक नाकाम बनाने के बाद हुकूमत बज़ाहिर पुरएतमाद नजर आ रही है, अपोजिशन में दरार डालने की कोशिशें भी हो रही हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपोजिशन को मुत्तहिद रखें। सेनेट में तहरीक आदम एतमाद की नाकामी के बाद अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें एक दूसरे की जानिब शक की निगाह से देख रही हैं। क़यादत की मुदाखलत के बाद इस मौजू पर बयानबाजी तो ज़्यादा ना हुई, लेकिन शुकूक व शुबहात के बादल बहरहाल मंडला रहे हैं। जब तक ये पता नहीं चल जाता कि किस जमात का सेनेटर था जिसने धोखा दिया, उस वक्त तक शुकूक भी दूर नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सामने ये चैलेंज है कि वो खुद भी छुपी काली भेड़ों को सामने लाएं। हम पता नहीं क्यों सारी बकरा ईद की लैंग्वेज में ही आ गए हैं। लैंग्वेज को हाँ, हमें ईद हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ और बिलावल से राब्ते किए हैं। देखते हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन कायम रह पाती है या सांझे की हंडिया चौराहे में ही फूट जाती है। बिल्कुल ईद हो गई ना, हंडिया। प्लीज कम बैक, मेरा दिमाग घूमना स्टार्ट हो गया। सांझे की बुढ़िया कौन है? सांझे की हंडिया। हड्डियाँ कौन है? हड्डियाँ कौन है? हांडी पकाते हैं ना, सांझे की हंडिया चौराहे में फूटना। नहीं, अब ये मैंने ये इसलिए पूछा है 1000 दफ़ा ताकि मैं आपको बता दूं इस किस्म की बातें क्यों करते हैं आप। सिंपलीफाई करें। He does it on purpose ताकि मेरा दिमाग एकदम से घूम जाए। आपने शायद नहीं कभी इत्तेफाक हुआ सुनने का, लेकिन ये तो घर में कभी किसी ज्वाइंट फैमिली में भी लड़ाई पड़ जाए और वो बाहर तक लड़ाई पहुंच जाए ना, तो कहते हैं वो फिर सास कह रही होती है सांझे की हंडिया चौराहे में ना फोड़ो, जाके घर के मामलात घर में ही रहने दो। समझ आ गई है ना आपको कि क्या क्या चीजें हो रही हैं इधर। हाँ। जिसने सुना होगा उसके साथ हुआ होगा। में बहुत से मुहावरे आ रहे हैं, लेकिन पता है शामी साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं, ये पता है वो भी सुन रहे होंगे। हाँ। कि हमारी हंडिया क्या पक रही है। ओके जी, सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ हैं। सॉरी शामी साहब, आपको जरा इंतजार करना पड़ा। सेनेट में हुकूमत की एक फतेह के बाद ही फौरी तौर पर अपोजिशन में शकूक व शुबहात नजर आना शुरू हो गए हैं। तो क्या बात इतनी बिगड़ गई है कि हम ये इत्तेहाद टूटता देखेंगे या अभी भी हालात संभलने के कोई चांसेस हैं, कुछ किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शुबा नहीं कि सेनेट में शिकस्त खाने के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन में दरारें पड़ गई हैं और फासले पैदा हो रहे हैं। उसकी वजह ये इत्तलात हैं जो इशारा कर रही हैं कि किसी एक पार्टी के रहनुमा ने बाला ही बाला हुकूमत से मामला कर लिया और या मुख्तदर ताकतों को यकीन दिला दिया कि उनके वोट जो हैं वो मुखालफत में भी पड़ सकते हैं या पड़ेंगे। अब इस तरह की जो इतलात हैं उन्होंने एक शकूक शुबहात को हवा दी है, लेकिन उनको साबित करने का कोई तरीक़ा मौजूद नहीं है। सीक्रेट बैलेट के ज़रिए वोट पड़े हैं
और जिन लोगों ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है उन तक पहुंचना आसान नहीं है। तो अगर अपोजिशन की सफ़ों में दरारें वसी हुई तो इसका मतलब ये होगा कि हुकूमत जो है वो अपने हरबे में कामयाब हो गई। जहां उसने सेनेट में अपोजिशन को नाकाम बनाया, वहां उसके अंदर बदएतमादी के बीज जो हैं वो भी डाल दिए और उनकी मुसलसल आबजारी की जा रही है। तो अपोजिशन को इस सूरत हाल का बड़ी चौकसी से मुकाबला करना होगा और अपने आप को होगा। शामी साहब, मौजूदा सूरत हाल में शहबाज शरीफ और जरदारी साहब का किरदार इंतहाई अहम हो गया है। ये दोनों रहनुमा अपोजिशन इत्तेहाद को कायम रखना चाहें तो क्या करना होगा इन्हें? देखिए, शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। उन्हें ये इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए पहला काम तो ये करना होगा कि अपने अपने अरकान को और रहनुमाओं को इस बात से रोक दें कि वो एक दूसरी जमातों पर तनकीद ना करें। अगर किसी एक जमात के रहनुमा किसी दूसरी जमात के बारे में मनफी ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर हालात को संभालना मुश्किल होता जाएगा। तो जो लोग ऐसे औकाब हैं उनको रोकना चाहिए और दोनों जमातों के रहनुमाओं को एक दूसरे के जज्बात का ख्याल करते हुए एक दूसरे की इज्जत जो है उसे बरकरार रखिश करनी चाहिए। अच्छा शामी साहब, फाइनली मौलाना फजलुर रहमान ने अपने राब्तों का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया है। बज़ाहिर अब वो अपोजिशन की सभी जमातों को सड़कों पर लाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अपोजिशन के पास मौलाना की बात ना मानने का कोई जवाब बचा है? ये एक बड़ी ऐसी सूरत हाल है जिसने जो सड़कों पर आने और सड़कों की सियासत करने वाले अनासर हैं उनके हाथ मजबूत किए हैं। और मौलाना फजलुर रहमान अव्वल रोज़ से ये बात कह रहे हैं। अब उनके हम नवाओं में इजाफा हुआ है और अपोजिशन जमातों को एक अंदरूनी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ एक दूसरे से बदएतमादी पैदा हुई है वहाँ सड़कों पर आने की जो है अफादियत उस पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जितनी भी कोशिश कर लें, बड़ी जमातों के रहनुमाओं को बड़ा सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना होंगे, क्योंकि जब आप सड़क पर निकलते हैं और सड़क की सियासत करते हैं तो फिर नताइज जो हैं वो भी आपके इख्तियार में नहीं रहते, आप उन्हें काबू नहीं कर सकते। ये ऐसा सर्कश घोड़ा है जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है कि जिस पर आप सवारी तो कर सकते हैं लेकिन उसे काबू नहीं रख सकते, उसे लगाम नहीं डाल सकते। तो इसलिए ये भी मुमकिन है कि जमहूरियत की तलाश करते करते जो कुछ मुयस्सर है उसको भी ख़तरे में डाल दिया जाए। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि जिसे आसानी से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुत सोच समझकर फैसले करने होंगे और बहुत समझकर कदम आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा जी, ये तो हमने शामी साहब से एक पर्सपेक्टिव हम समझना चाह रहे थे कि आगे क्या होना है। और हाई कोर्ट में सोशल मीडिया वीडियो ऐप टिकटॉक पर पाबंदी की दरख्वास्त आ गई है और नौजवानों के लिए इजहार राय के प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी का सिलसिला चल निकला तो बात रुकेगी कहाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। किसी भी ऐप के बारे में मुख्तलिफ लोगों की राय मुख्तलिफ होती है। दरख्वास्त में इस ऐप को नौजवान नस्ल के लिए तबाहकुन करार दिया गया है और दरख्वास्त में दावा किया गया है कि टिकटॉक से वक्त और पैसे के ज़या के साथ साथ फहाशी आम हो रही है। टिकटॉक से ब्लैक मेलिंग और हरासानी का अंसर बढ़ रहा है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि PTA को टिकटॉक पर पाबंदी लगाने का हुक्म दिया जाए। नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया के मनफी असरात से बचाने के लिए वफाकी हुकूमत को प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट बनाने का भी हुक्म दिया गया है। दरख्वास्त में भी कहा गया है कि इस्तदा की गई है कि दरख्वास्त पर हतमी फैसले तक टिकटॉक पर आरजी पाबंदी लगाई जाए। मेरा ख्याल है पाबंदियाँ किसी बात का वैसे हल होती नहीं, कभी भी नहीं होती है एंड थोड़ा सा पास में भी देखना चाहिए, डजंट वर्क। लेकिन द पर्सन हु वांट्स टू डू इट, उनसे बात कर लेते हैं। टिकटॉक के खिलाफ दरख्वास्त गुजार नदीम सरवर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। नदीम, आपको टिकटॉक पर बुनियादी एतराज़ क्या है? इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपको लगा कि इस पर पाबंदी लगनी चाहिए?
ये जो है इसमें कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई उन वीडियोस में कि जिनमें बड़ा एक यूज़फुल पहलू हो, जो लोगों की सोसाइटी में लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो, जिस पे एक मस्बत पैगाम जा रहा हो लोगों को कि नहीं जी ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसको पॉजिटिव, आप एक माशरे को एक अच्छा बुनियादी ओपिनियन दे रहे होते। ऐसा कोई ओपिनियन नहीं मिल रहा था कि मैंने कहा शायद देखें ये यूज़फुल हो, इसमें कोई ऐसी चीज़, लेकिन उसमें कोई चीज़ भी बिल्कुल यूज़फुल नहीं नज़र आई। बल्कि समटाइम फिर मैंने मूव किया तो मुझे पता चला कि मेरे जो हैं मोहल्ले में भी बहुत से लोग जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कभी क्या हरकतें कर रहे हैं, कभी क्या हरकतें कर रहे हैं, मतलब टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। और उसके वीडियो की शूटिंग के लिए भी ज़ाहिर है टाइम लगता होगा कि इतने मिनट में ये बननी है, और नहीं भी बन रही हो सही, उसको डेल करके दोबारा बनाई जाती। तो मीन इस तरह कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं थी कि जो उसमें सब कुछ नेगेटिविटी थी। तो इसलिए मेरी जो है मेरी ओपिनियन, और चूँकि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है और हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मोरालिटी और सोसाइटी के जो हैं बेसिक नॉर्म्स उनको देखा जाए तो किसी लिहाज से भी ये ऐप जो है कोई पॉजिटिव, इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं है कि इसको अडॉप्ट को बंद किया। हर चीज़ में ज़रूरी तो नहीं है कोई मैसेज, जो बात चीज़ें जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट होती हैं। मतलब अगर मोहल्ले के लोग अभी तो लेट देम बी, मोहल्ले के लोग अगर गिल्ली डंडा खेल रहे हैं या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं गली में, तो उसमें क्या मैसेज है या उसमें क्या, और हर चीज़ में एक बड़ी मुस्बत और कोई पॉजिटिव, मतलब रहने दे कितने ऑप्शंस रह गए हैं लोगों के बारे में, बट नदीम आप ये बता दें कि इस तरह की सोशल मीडिया एप्लीकेशन से किसी न किसी हद तक इस्तेमाल करने वाला अपनी राय या फ़न का ज़ाहिर है इजहार कर पाता है। बहुत से लोग हैं जो अपनी एक्टिंग का टैलेंट जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं इस पर। ये सब कुछ बंद हो जाना भी तो कोई अच्छी बात तो नहीं होगी आई गेस। जी देखिए, अपनी राय का इजहार करें, लेकिन वो राय ऐसी हो कि जो सबके लिए काबिल कबूल हो। ये ना हो वो राय ये तो नहीं हो सकती कि आप वल्गर और वाहियात किस्म की गुफ्तगू करें, आप लोगों का मजाक उड़ाएं और ऐसी घटिया बातें करें जिनसे हमारे जो है बच्चे हैं, यूथ है, उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। अगर आप ये चीज़ें करके आप उसको स्प्रेड कर रहे हैं मैसेजेस को, आप कोई पॉजिटिव पैगाम नहीं स्प्रेड कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में कि नहीं जी ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप फ़लाँ काम करें, कोई चैरिटी करें, कोई ऐसा यूज़फुल काम करें कि जो बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की वेलफेयर का काम करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें क्या होता है, सिंपल आप जो है किसी एक्टर की जो है ऑलरेडी जो है उन्होंने डायलॉग बोले हैं उस पर लिप्स इंप्रेशंस दे रहे हैं, उसके अलावा उस पर एक्टिंग कर रहे हैं, तो इससे आप क्या साबित करना है? इसके लिए कोई आप यूज़फुल पर्पज़ नहीं है कि वो आप एक माशरे को बहुत अच्छी सोच दे रहे हैं, बहुत अच्छी ओपिनियन दे रहे हैं। राय देने के और बहुत तरीके हैं। आप अपने आप को वेल एजुकेट करें, अपने आप को जो है इस तरह ग्रूम करें कि सोसाइटी को भी फ़ायदा हो, लोग आपका पैगाम पढ़ें तो पता चले नहीं जी इसने बहुत मुहब्बुल वतनी का कोई काम किया है, जो सोसाइटी की फ़लाह के लिए कोई ऐसा एक्ट किया है जिसको देख के लोग, सोसाइटी के जो लोग हैं वो उससे जो है इम्प्रेस हों और उसको अडॉप्ट करें काम को, चैरिटी के काम को। आई एम सॉरी, मैं आपकी बात सुन रही थी नदीम सरवर साहब, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट मे बी आप इस चीज़ को इजी ले लें, मतलब इतना इसको सीरियसली क्या लेना। जितनी हम इसके बारे में बात करेंगे शायद इट विल बिकम दैट बिग। थोड़ी देर के लिए लोगों को इसका जुनून होता है और उसके बाद उतर जाता है। और अगर आप फहाशी और इन चीज़ों की बातें कर रहे हैं, आपको क्या पता लोग अपने व्हाट्सएप पे क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। अच्छी चीज़, कोई भी चीज़ उसको अच्छा भी यूज़ किया जा सकता है, बुरा भी यूज़ किया जा सकता है, इसलिए उसको बैन करना इट डज नॉट मेक सेंस। बट एनीवे, आपकी राय है। टिकटॉक के खिलाफ दरख्वास्त गुजार नदीम सरवर हमसे बात कर रहे थे। जिसने की बात है, बिकॉज ये कोई इतना आइसोलेटेड इंसिडेंट भी नहीं है जितना दे वुड लाइक टू पोर्ट्रे कि जी ये कभी कभार हो जाता है। अब इतना कभी कभार नहीं होता, अब तो एक पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया है। अमेरिका में मुकीम तजियाकार डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, अब अमेरिका में अचानक ये 2 वाक़यात हो गए ओवर द वीकेंड, इतने सारे लोगों की हलाकत हो गई। क्या अमरीकी माशरे में बेचैनी है कि ये इंतहा पसंदी जैसा रुझान क्यों बढ़ रहा है एकदम से? सच्ची बात तो ये है कि ये जो वाक़यात हैं ये अचानक नहीं हैं, और ये एक तवातुर से हो रहे हैं। लेकिन इस साल में अगर आप सोचें तो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 250 के करीब मैस शूटिंग जो हैं वो अमेरिका में हो चुकी हैं। जो डेटन में हुआ, जो उससे पहले अल पासो में हुआ, वो एक ऐसी बीमारी का एक तरह से मैनिफेस्टेशन है जो इस मुल्क को खा रही है। और यकीनन लोग, जैसा आप सोच सकते हैं, बहुत तशवीश का बायस है। ये एक नई बीमारी भी नहीं है, ये कई सालों से जो है मैस शूटिंग जो है ये एक अमेरिकन हैबिट भी बन गई है और अमेरिकन ट्रेजेडी भी बन गई है। लेकिन जिस तवातर से ये अब हो रही है और जिस आप समझ लें कि दबंग तरीके से, जिस खुली तरीके से इसमें एक रेशल और एंटी इमिग्रेंट किस्म का एक प्राइड आ गई है करने वालों में,
तो वो जो है वो एक नई चीज़ है और यकीनन इस वक्त पूरी सोसाइटी जो है वो खौफ भी बिता रही है उस पर और गम भी तारी है, यकीनन खौफ भी तारी है, लेकिन एक सोच भी तारी है कि यार ये हो क्या रहा है। अक्सर गन कल्चर की बात ज़ाहिर है एक मरतबा फिर सामने आ रही है इन वाक़यात के बाद। ऐसा क्यों है कि इतने सालों बाद भी कोई इत्तेफाक राय पैदा नहीं हो पाया है कि इसका करना है क्या? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आज से 250 साल पहले एक शिक और बड़ी अहम शिक ये थी कि गन रखना जो है वो एक हक है, एक राइट है कि आप जो है बंदूक रख सकते हैं और इसलिए रख सकते हैं कि अगर आपको रेवोल्यूशन में हिस्सा लेना हो। उसने जो है ओवर द ईयर्स एक ऐसी अहमियत हासिल कर ली है कि अब कोई भी जो सियासी लोग हैं वो उससे बाहर निकल नहीं सकते और ये एक तरह से डिफाइनिंग इशू बन गया है अमेरिकन सियासत का। और ना सिर्फ ये अभी बना है, ये पिछले कई सतूर जो हैं उससे बना है और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो एक तंजीम है जिसका नाम है NRA, नेशनल राइफल एसोसिएशन। ये अमेरिका की अब जो है एक बड़ी तरीन जो है लार्जेस्ट मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशंस में से है और उसने जो है ना ये बेड़ा उठा लिया है कि ये इसको जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मसला बना के, इसको एक सियासी मसला बना के अमेरिका की इलेक्शन, सदर की इलेक्शन, कांग्रेस की इलेक्शन, हर चीज़ में जो गन राइट्स है वो एक बहुत बड़ा अहमियत का हामिल हो जाता है। लेकिन ये भी साथ कहता रहूँ कि इस पर कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर नज़र आ रही है। लेकिन जो हैरत है हर शख्स को, अमरीकनों को भी मेरे ख्याल में बहुत सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारों को जो हैरत है वो ये है कि इन तमाम वाक़यात के बावजूद ये जो नीडल है ये मूव नहीं करती और लोग कहते नहीं जी ये बंदूक बंदा मारता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका में मुकीम तजज़ियाकार डॉक्टर आदिल नजम हमसे बात कर रहे थे और बात वही है, अगर आप ट्विटर पे भी ट्रेंड्स देखें तो अमरीकी लोगों का बहुत कहना है कि ये ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं और जिस तरह उनका रवैया, उनका रुझान है, लोग जो ऑब्वियसली इस किस्म की हरकतें करते हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं और इम्बोल्डन हो रहे हैं, वो ज़्यादा बोल्ड हो रहे हैं चीज़ें करने से। मजमूई तौर पर जो अमरीकी हैं वो अपने आप को गैर महफूज अब समझ रहे हैं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं उनके अगर आप रैलीज में भी जाएँ तो लोग जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं वो और रेडिकलाइज हो जाते हैं, हेट स्पीच और ज़्यादा करना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि ट्रंप जो बड़े आराम से करते हैं, तो लिहाजा इट इज़ कमिंग फ्रॉम द लीडर, ये बहुत से लोगों का कहना है। एनीवे, दिस इज ऑल द टाइम वी हैव टुडे। और आज अहम दिन है, पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जारी है, इस बारे में जियो न्यूज़ आपको बाखबर रखेगा। हम आपसे इजाज़त लेंगे और इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे टुमारो। सी यू, खुदा हाफिज़।